Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने वैकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे पास कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि मैम सीए कोर्स पर भी आप प्लीज़ एक वीडियो बनाएं ताकि हम जान सकें कि 12th के बाद सीए करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं और इस पूरे कोर्स में क्या होता है और कैसे होता है। ऑलरेडी जो बच्चे बैंक में जाना चाहते हैं, बैंकर बनना चाहते हैं, जिन्होंने कॉमर्स इसलिए लिया है कि हम बैंक में जा सकें, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर दी है। और सीए वाली वीडियो के बाद बहुत जल्द मैं सीएमए, सीएस, प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं आप कॉमर्स के साथ, या गवर्नमेंट टीचर कैसे बन सकते हैं, ओके, ये सब वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी टाइम टू टाइम। इसके अलावा भी अगर आपको किसी कोर्स का ओवरव्यू चाहिए, ठीक है, कि मैम आप हमें इस कोर्स के बारे में बताएं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ लेट वी स्टार्ट अबाउट सीए। ठीक है, सीए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीए? फर्स्ट ऑफ ऑल, सीए का फुल फॉर्म होता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। वैसे तो सब लोगों को पता होगा, बट यहाँ पर मैं एक एक बात आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। और उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है इंडिया में? ICAI, ओके। एक बच्चा जब सीए के लिए एनरोल करता है और जब सीए कंप्लीट होता है, यानी ICAI का वो मेंबर बनता है और सीए का वर्क स्टार्ट कर सकता है, इस पूरे प्रोसेस में उसको लगते हैं 5 ईयर्स। वो भी जब कि आपके सारे अटेम्प्ट्स एक एक बार में क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। 3 लेवल पर आपका एग्जाम लगता है, फाउंडेशन लेवल, IPC लेवल और फाइनल लेवल। ये नए अमेंडमेंट्स की बात है। जो पुराना वाला था उसमें CPT, IPCC और PCC यानी कि फाइनल लगा करता था। अब ये चेंज हो चुका है, फाउंडेशन, IPC और फाइनल, ठीक है। कौन अप्लाई कर सकता है? एक बेसिक इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स से, ओके। अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स ग्रेजुएट है तो उसके लिए 55% भी ठीक है। अदरवाइज आर्ट्स या साइंस का कोई स्टूडेंट सीए करना चाहे तो उसके लिए 60% ग्रेजुएशन में मैंडेटरी होती है। और लैंग्वेज ऑप्शन, यू कैन बोथ चूज हिंदी और इंग्लिश एज वेल, बट अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश इज़ बेस्ट टू डू सीए, ओके, ठीक है। एग्जाम्स कब कब होते हैं? साल में 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, मई और नवंबर, ठीक है। एक सीए करता क्या क्या है? देखो, वैसे तो एक सीए के लिए बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट एक केवल ओवरव्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेन जो काम होता है उसका वो ऑडिटिंग करता है, ठीक है, अकाउंटिंग के काम करता है, टैक्सेशन और फाइनेंशियल एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एक सीए किसी भी फर्म, कंपनी के लिए या खुद की कंपनी के लिए वो बनाता है। ये अपने आप में वास्ट फील्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर सामने मैंने 5 वर्ड्स लिख दिए तो यही काम है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे सीए के काम होते हैं। और ये टर्म्स अपने आप में ही ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक डिसीजन खुद अपने आप में बहुत बड़ी थिंग्स हैं, ओके। इसके बाद बात करा जाए तो एक सीए की सैलरी कितनी होती है, ठीक है। बच्चों को ये भी रहता है कि अगर हमने सीए बन रहे हैं तो हमें एक टाइम बाद कितना पे मिलेगा, तो अप्रॉक्स अगर एक आइडिया लेकर चलें, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ की फिक्स बात नहीं कर रही हूँ सैलरी की, ये डिपेंड कर सकता है कंपनी टू कंपनी, फर्म टू फर्म, या फिर आपका वर्क कैसा है, बट एक बेसिक जो आइडिया कह सकते हैं वो 3 लाख टू 20 लाख अप्रॉक्स पर ईयर, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर मंथ, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट पर मंथ, और जो ये आपका पैकेज है ये एनुअल होता है, तो 3 लाख टू 20 लाख ये हो सकता है, और मोर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल में बात करें तो ये 40 लाख और 40 लाख प्लस भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट यू कैन डू आफ्टर बिकम अ सीए? सीए बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो? सीए बनने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एक ही कंपनी में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, ओके, यानी कि कंपनी, सीए फर्म, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा यू कैन ओपन योर ओन सीए फर्म। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, जो ICAI का फीस स्ट्रक्चर है, यानी कि जो गवर्नमेंट बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो कितने रुपए लेती है। आप अपने जैसे स्कूल की फ़ीस देते हैं, वो फ़ीस कितनी होती है, उसके अकॉर्डिंग ICAI जो इंस्टीट्यूट है जो सीए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, उसकी फ़ीस कितनी होती है, इसके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। जो फाउंडेशन लेवल होता है, यानी कि जो फर्स्ट लेवल होता है आपका जस्ट 12th के बाद, उसकी टोटल फ़ीस होती है 9,800 रुपीज़। कोरोना टाइम में ये फ़ीस कम कर दी गई है, बट ये आपका बेसिक व्यू है, ठीक है। जो कोरोना वाली फ़ीस है वो एक टाइम के लिए कम की गई है, वापस बढ़ा दी जाएगी। अभी के लिए है वो चीज़, जो नॉर्मल आपकी फ़ीस रहने वाली है वो 9,800 होती है फाउंडेशन लेवल की। हम केवल इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे, US डॉलर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड लेवल यानी कि IPC और आपका फाइनल लेवल की फ़ीस की अगर आप बात करें तो
यहाँ पर रहती है ये 18,000, ये इंस्टीट्यूट की फ़ीस होती है जो आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। यहाँ पर अभी तक मैंने कोचिंग की फ़ीस की बात नहीं करी है, ये आपका बेसिक पे है। जैसे कि आप अपने स्कूल में अपनी फ़ीस पे करते हो और उसके अलावा कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो तो उसकी फ़ीस अलग होती है, वैसे ये आपकी देखा जाए तो जो मेन बॉडी है रेगुलेटरी बॉडी उसकी फ़ीस है। और फाइनल कोर्स में लगते हैं स्टूडेंट के 22,000 रुपीज़। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं अप्रॉक्स का कि इंस्टीट्यूशन की फ़ीस कितनी रहती है। इंस्टीट्यूशन की फ़ीस रहती है आपकी 50 to 60,000 टोटल, ठीक है। इसके अलावा 4 ट्रेनिंग होती है सीए के कोर्स में पूरी, फ्रॉम फाउंडेशन लेवल टू फाइनल लेवल, तो उसकी अप्रॉक्स फीस होती है 30 to 35,000 आप मान सकते हैं। बट इसके अलावा कुछ बच्चे यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो मेजर स्टूडेंट स्ट्रेंथ क्या करती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ती है, तो वो फीस भी वेरी कर सकती है। इसके अलावा खुद आईसीआई इंस्टीट्यूट भी बच्चों को ट्यूशन प्रोवाइड करवाता है, जो बच्चे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं उनके लिए कोचिंग प्रोवाइड करवाता है, तो उसकी फ़ीस कम होती है बजाय जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके, ठीक है। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी कर सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट भी वेरी कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स की फ़ीस मान के चलिए 18,000 से 22,000 होती है। आईपीसी में 2 ग्रुप होते हैं, दोनों की फ़ीस 40,000 से 60,000 तक आप ले सकते हो। और जो फाइनल कोर्स होता है उसमें भी 2 ग्रुप होते हैं, उसकी 80,000 से लेकर 1 लाख तक की इंस्टीट्यूट की फ़ीस होती है, ठीक है। जो प्राइवेट कोचिंग आप ज्वाइन करोगे पढ़ने के लिए, मैं उन फीस की आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि अगर देखा जाए पूरा आपका 5 साल में तो 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा सीए बनने में आ सकता है। यहाँ पर मैं जो भी बातें मेरे अकॉर्डिंग मुझे मोस्ट लगी कि एक बच्चे को जानना ज़रूरी है, वो मैंने सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। इफ़ यू आर, आपको लगता है कि ठीक है आई एम गेटिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट इन मैम्स वीडियो, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे आपके सामने ये वीडियो है वैसे बहुत सारी वीडियोस में कंटिन्यूटी में लाती रहूँगी, साथ ही और भी जो टॉपिक्स हैं 11, 12 टू बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, ठीक है, इन सब के टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट एंड एग्जामिनेशन, कैसे एनरोल किया जाता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 एंट्री गेट्स आप मान सकते हो। एक तो फाउंडेशन लेवल होता है जो किसके लिए होता है, 12th पास स्टूडेंट के लिए, और डायरेक्ट एंट्री होती है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप बात करोगे तो केवल जो ग्रेजुएट यानी कि जो बीए बीकॉम वगैरह कर लेते हैं ये उनके लिए होता है, और जो फाउंडेशन लेवल होता है वो 12th वालों के लिए होता है, क्योंकि कुछ बच्चे 12th के साथ करना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जाना पसंद करते हैं। फाउंडेशन रूट की अगर बात करें, यानी कि अगर फाउंडेशन लेवल से आप स्टार्ट करते हो तो क्या क्या करना पड़ता है आपको। सबसे पहले आपको बेसिकली जो एग्जाम्स लग जाते हैं सीबीएसई के फरवरी टू मार्च में लग जाते हैं, और अदर बोर्ड्स के एग्जाम लास्ट टू लास्ट मार्च एंड या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक लग जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको साइट पर जाना पड़ता है आईसीआई की, और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो आपका परमिशन लेटर होता है उससे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है नवंबर अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो रजिस्टर विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, कंप्लीट 4 मंथ स्टडी पीरियड, ठीक है। तो आप जब अप्लाई करते हो तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अप्रॉक्स आपको 4 to 5 मंथ मिलते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए आपका नवंबर वाला। और कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट दे। लाइक अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपके जो एग्जाम्स हुए मार्च 2020 में हुए और आपने अपना एनरोलमेंट करवाया नवंबर 2020 सीए फाउंडेशन के लिए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करवा सकते हैं, जून 2021 फाउंडेशन लेवल के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और 12th पास होना जरूरी है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि आपने केवल परमिशन लेटर से आप वहाँ पर एनरोल किया था और आप मेन एग्जाम में फेल हो गए तो फिर आप वहाँ एलिजिबल नहीं रह पाते हो। अपीयर फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन इन 2 अटेम्प्ट्स होते हैं हर साल, मई और नवंबर, आईपीसी के भी, फाइनल के भी और फाउंडेशन के भी, ठीक है। और इसके बाद क्या करना पड़ता है, वो क्वालिफाई करना पड़ता है फाउंडेशन कोर्स। डायरेक्ट एंट्री रूट की अगर बात करें अपन, तो डायरेक्ट एंट्री कैसे मिल सकती है, डायरेक्ट एंट्री मिलती है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। इसके लिए क्या क्या मैंडेटरी है, कॉमर्स ग्रेजुएट या फिर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमकॉम एमबीए, ठीक है। यूजी होते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पीजी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट में आता है आपका बैचलर्स डिग्री, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीए, बीएससी। पोस्ट ग्रेजुएट में आता है एमकॉम, एमबीए, एमएससी, ओके, ठीक है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स के साथ, उनके लिए तो कितना मार्क्स चाहिए होता है 55%, या फिर जो ग्रेजुएट है और जो अदर स्ट्रीम के हैं उनके लिए चाहिए होता है 60%। और इसके अलावा इंटरमीडिएट लेवल जिन्होंने पास करा हो किस इंस्टीट्यूट के, यानी कि जो बच्चे सीएस कर रहे थे, ठीक है, या फिर जो आईसीडब्ल्यूएस से रजिस्टर्ड थे, उन्होंने अगर अपना मिडिल लेवल, वहाँ पर भी 3 ही लेवल होते हैं, वो पास कर लिया तो वो भी डायरेक्ट क्या हो सकते हैं, सीए के कोर्स में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें इंटरमीडिएट कोर्स यानी कि लेवल 2 की, तो सबसे पहले जब आपने अपना क्या करा, फाउंडेशन लेवल क्लियर करा, जैसे मान लीजिए आपने इस साल नवंबर 2020 में अपना फाउंडेशन लेवल क्लियर करा है, ओके। तो उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर ही क्या करेंगे,
नेक्स्ट ईयर के नवंबर अटेम्प्ट में, नवंबर 2021 में आप क्या कर सकते हो, अपना इंटरमीडिएट एग्जाम दे सकते हो। जून में नहीं दे सकते क्योंकि हमें 8 मंथ की स्टडी कम से कम करनी पड़ती है। यहाँ पर 2 ग्रुप्स आपको मिलने वाले हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। मैंने जिन ग्रुप में जो ग्रुप्स है उनमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में भी इन्हीं स्लाइड्स में बताया है, तो वीडियो पूरी देखना, तो आपको आपके सिलेबस का और आपके इस कोर्स का पूरा ओवरव्यू यहाँ पर मिल जाएगा। किसी और वीडियो को देखने की या किसी से पूछने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ये सिंगल वीडियो आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर देगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो यू कैन कमेंट मी, ठीक है। इसके अलावा मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप मुझे बता सकते हो, उसके साथ मैंने एक डिस्कस ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर आके मुझसे आप प्रॉब्लम्स अपनी पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, सक्सेसफुली कंप्लीट 4 वीक इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल एनी टाइम, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, इंटरमीडिएट कोर्स में जो IPC कोर्स होता है उसमें रजिस्टर करने के बाद ये ट्रेनिंग करनी होती है जो कि कंपलसरी होती है। और फिर जब आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं देन 3 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जिसको बोलते हैं आर्टिकलशिप। ये किसी CA के अंडर में होती है, ठीक है, या फिर प्रैक्टिसिंग जो फर्म्स होती हैं उसके अंडर में आप इनको कर सकते हो। क्योंकि थियोरेटिकल बातों से प्रैक्टिकल वर्क कैसे किया जाएगा ये तो नहीं सीखने में आता ना, तो ये तो कैसे सीखोगे आप, प्रैक्टिकल वर्क करके सीखोगे। तो 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जिसे आर्टिकलशिप बोला जाता है, वो इसके बाद करना कंपलसरी हो जाता है। फाइनल लेवल की बात करें तो रजिस्टर फॉर द फाइनल कोर्स आफ्टर क्वालिफाइंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, यानी कि IPC के दोनों जो ग्रुप्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फाइनल कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। उसके अलावा आपको 4 वीक की क्या करनी पड़ती है, एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं आपको करनी पड़ती हैं। टोटल आपके इस पूरे सिलेबस में यानी कोर्स में 4 प्रकार की ट्रेनिंग होती है जो कि करना मैंडेटरी होता ही होता है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बट बिफोर अपीयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम, यानी कि जो आपका फाइनल एग्जाम है उससे पहले ही आपको ये चारों ट्रेनिंग्स करनी होती हैं, ये ज़रूरी है। और इसके बाद जब ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं या फिर आपके ट्रेनिंग के जो लास्ट 6 मंथ रहते हैं आप फाइनल एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हो और फाइनल एग्जाम्स अपने दे सकते हो, ठीक है। वहाँ पर 2 ग्रुप होते हैं, वो दोनों ग्रुप आपको क्लियर करने होते हैं। उसके बाद आप सक्सेसफुली एक CA बन जाते हो और आपके नाम के आगे क्या जुड़ जाता है, CA। अज्यूम कर लेती हूँ, मैं खुद को अज्यूम कर लेती हूँ CA सिमरन अग्रवाल, ठीक है। वैसे आप खुद को भी अज्यूम कर सकते हो। तो जो बंदा CA बनना चाहता है, एक बार इतना जब वीडियो देखा हमने तो आंख बंद करे और सोचे लाइक ठीक है आई एम CA, जो भी आपका नाम है वहाँ पे अज्यूम करके देखो, बहुत अच्छा फील आएगा। जिसे दिल से CA बनना है, आई बात समझ में। अब एक छोटा सा ओवरव्यू अपन ले लेते हैं कि क्या है, इसको एक चार्ट के रूप में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। फाउंडेशन रूट होती है, रजिस्टर विद बॉडी ऑफ स्टडीज आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, ओके, टिल जून 30 और 31 दिसंबर। अगर आपको नवंबर अटेम्प्ट देना है तो जून 30 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, नेक्स्ट ईयर जून में देना है तो दिसंबर 31 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ओके। उसके बाद क्वालिफाई करो फाउंडेशन लेवल, फिर रजिस्टर करो इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। उसके बाद क्या करना है, हमें 8 मंथ्स की पढ़ाई करनी है और दोनों ग्रुप देने हैं, फिर उनको पास करना है, फिर 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमें लेनी है, फिर क्या करना है आपको रजिस्टर फॉर CA फाइनल कोर्स। उसके लिए आपको CA फाइनल के लिए एनरोल करना है, अपनी ट्रेनिंग करनी है कंप्लीट। जब 6 महीने रह जाए तो फाइनल कोर्स देना है और ICI TSS क्या करनी है, आपको ट्रेनिंग करनी है। कंप्लीट हो गई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फाइनल एग्जाम क्लियर करो और CA मेंबर बन जाओ। और ये तो अपना फाउंडेशन वालों के लिए बात। और सेम क्या है डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए। डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए केवल इतना सा फर्क होता है, उनको फाउंडेशन लेवल नहीं देना पड़ता, वो सीधे क्या आते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर आते हैं और उनके लिए भी सारा सेम प्रोसेस वहाँ पर रहता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम ICI कुछ स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल करवाता है जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके लिए, या फिर कुछ फैमिली बैकग्राउंडेड बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए वो आपको साइट से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ICI हमें स्कॉलरशिप क्या करवा रहा है, अवेल करवा रहा है, तो वो स्कॉलरशिप भी आप वहाँ से ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि फाउंडेशन पेपर होता कैसे है, क्या इसकी स्कीम होती है। देखो फाउंडेशन लेवल का जो पेपर होता है पहले ऑब्जेक्टिव ही होता था 200 मार्क्स का, अब बिल्कुल टोटली चेंज हो गया, तो हम पहले की बात नहीं करेंगे, हम नए ज़माने के बच्चे हम नए ज़माने की बात करेंगे, ओके। तो इस साल से जो भी बच्चे क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, उनको कितने पेपर देने हैं, टोटल 4 पेपर, 2 सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव और 2 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है गोले भरने, जो भरते हैं ना OMR शीट, गोले भरने वाली बात। मार्क्स कितने चाहिए कम से कम पास होने के लिए 50%, 400 मार्क्स का पेपर आएगा तो आपको 200 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। आपके जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पर केवल मैंने सब्जेक्ट्स के नाम बताए, सब्जेक्ट के सिलेबस की बात मैंने यहाँ पर नहीं की है। बिजनेस लॉ और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, तो ये तो जो दोनों सब्जेक्ट हैं आपके ये रहने वाले हैं सब्जेक्टिव, ठीक है। पेपर 2 में 2 यूनिट है आपके पास, बिजनेस लॉ और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। इसका वेटेज होता है 60 मार्क्स और इसका वेटेज होता है 40 मार्क्स।
जबकि ये अकेला क्या होता है 100 मार्क्स का। मेरा मतलब है जो पेपर 1 है वो होता है आपके 100 मार्क्स का। पेपर 3 ठीक है, और पेपर 4 ये होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। पेपर 3 में क्या आता है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स आएगी पार्ट 1 में और पार्ट 2 है आपका स्टैट्स। पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस और कमर्शियल नॉलेज, ये रहने वाला है आपके 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। पेपर कैसे होता है, मान लीजिए आज आपका एक पेपर हो गया 3 घंटे का, फिर कल आपको एक हॉलीडे मिलेगा, फिर अगले दिन पेपर होगा, फिर एक हॉलीडे मिलेगा, फिर अगले दिन हमारा पेपर होने वाला है। ठीक है, पेपर स्कीम यही है कि आपके 3 आवर्स फॉर 1 पेपर, एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम आज की बात करें तो आपका आज एक पेपर है, फिर कल क्या होगी, छुट्टी आएगी रेस्ट करने के लिए, फिर सेकंड पेपर लगेगा, फिर रेस्ट करो, फिर थर्ड पेपर लगेगा और फिर रेस्ट करो और देन आपका 4th पेपर लगेगा। पेपर ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स यानी कि जो सेकंड लेवल आपको होता है आईपीसी लेवल, उसमें कौन कौन से पेपर आपको फेस करने होते हैं। वहाँ पर 2 ग्रुप काम करते हैं, ग्रुप 1 है, दोनों में 4-4 पेपर होते हैं। अगर ग्रुप 1 की अपन बात करें तो इसमें आपके पास जो 4 पेपर हैं, फर्स्ट है आपका यहाँ पर सब डिस्क्रिप्टिव होता है अकाउंटिंग। पेपर 2 में है आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। ठीक है, कौन कौन सा अदर लॉ, कंपनी लॉ और अदर लॉ। पेपर 3 की बात करें तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्सेशन की बात करें तो इनकम टैक्स लॉ और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये तो हो गया ग्रुप 1। ग्रुप 2 की अगर आप बात करो तो एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है, पेपर नंबर 5 आपका। पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। पेपर 7 एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि 2 पार्ट में है, ए और बी। और 8th की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप इसी के बाद लगती है। ठीक है, जिसका ड्यूरेशन कितना होता है, 3 साल होता है। उसमें बच्चों को स्टाइफंड भी मिलता है, जो अप्रॉक्स कितना होता है 2000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक 3 साल आपको पर मंथ मिलते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं, सीए जो प्रैक्टिसिंग फर्म्स होती हैं या फिर जो कुछ कंपनीज वगैरह भी क्या करती हैं, ये आर्टिकलशिप अवेलेबल करवाती हैं। अब जब आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग सारी कंप्लीट हो जाती है, तो हमें क्या देना पड़ता है, हमें देना पड़ता है फाइनल पेपर। ठीक है, इसके बाद हम सीए बन जाते हैं। तो ग्रुप 1 में होता है फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड पेपर होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड पेपर है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स और 4th पेपर है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ। कॉर्पोरेट लॉ और इकोनॉमिक्स लॉ इसके 2 पार्ट हैं। ग्रुप 2 की बात करें तो जो पेपर नंबर 5 है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूशन। पेपर 6 है, आपको क्या करना है, ये जो दे रखे हैं ना ABCDEF, इसमें से जो आपको पसंद हो आप एक अपना मनपसंद इसमें चूज कर सकते हो। पेपर 7 की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो डायरेक्ट टैक्स लॉज और इंटरनेशनल टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम्स एंड FTP। अब ये बात देखने लायक है कि बच्चा चाहे तो एक बार में दोनों ग्रुप दे सकता है और एक बार में चाहे तो एक ही ग्रुप। हो सकता है ना कि किसी बच्चे को फोकस करके देना हो कि यार मैं 2 ग्रुप एक साथ नहीं दे सकता, तो ऑप्शंस रहते हैं, आप एक ग्रुप इस अटेम्प्ट में दे सकते हो, एक ग्रुप नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे सकते हो, और चाहो तो दोनों ग्रुप्स भी साथ दे सकते हो। ICI वालों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पासिंग स्कीम क्या होती है बता दिया था मैंने। 50% क्या चाहिए होते हैं आपको, फाउंडेशन लेवल में चाहिए होते हैं, और एटलीस्ट 40% आपके हर सब्जेक्ट में आने चाहिए, और 40% तो ईच सब्जेक्ट में आने चाहिए, और टोटल कितने आने चाहिए आपके 50% मार्क्स। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मान लो हमारे 100 मार्क्स के कितने हैं, 4 पेपर हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल कम से कम 200 तो आने ही आने चाहिए, तब क्या होगा, हमारा ग्रुप क्लियर होगा। लेकिन हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स भी आना चाहिए। तो इस हिसाब से आप कहोगे मैम हमें 160 चाहिए केवल पास होने के लिए। जी नहीं, हो सकता है ना कि आपके एक सब्जेक्ट में 40 आए और बाकी में कितने आ जाएँ, 70-80 आ जाएँ। तो आपको क्या करना है, अपना टोटल 200 का ग्राफ पूरा करना है। और इसके बाद वही बात 50% फॉर इंटरमीडिएट और 40% इन ईच सब्जेक्ट और सेम फॉर फाइनल्स। ठीक है, पर मार्किंग बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट टफ करता है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करनी होती है। अब कुछ टिप्स मैं बता दूँ आपको ऑलरेडी कि कुछ जो क्वेरीज होती हैं, देखो कुछ बच्चे लेते हैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो जो बच्चा CA उसको माइंडसेट क्लियर कि नहीं मुझे CA ही करना है, तो मच बेटर है आप मैथ्स लो 11th में। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है, हर किसी की स्ट्रेटजी अपनी अपनी अलग हो सकती है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स वुड बी क्या बेस्ट चॉइस, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत इजीली समझ में आ सकती है, बट अगर मैथ्स आपकी कंटिन्यूटी में बनी रहे तो इट विल मच बेटर। मैथ्स आती केवल एक ही बार है आपके ओनली फाउंडेशन लेवल पर फिर भी 11th 12th में क्या करना चाहिए, आपको मैथ्स लेनी चाहिए। और किसी की 10th में मैथ्स शार्प है तो उसको बिल्कुल मैथ्स लेनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स के बिहाफ पे और भी कोर्सेज आपको मिल जाते हैं जो आपके करियर के लिए गोल्डन चांस साबित हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी ठीक है, कोई बच्चा लेना चाहे तो ले सकता है,
बट उसके लिए क्या है, उसको मैथ्स के लिए भी फिर अलग से मेहनत करनी वहाँ पर पड़ेगी। पर इसके लिए ये आपको गोल क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे 11th-12th के बाद CA में ही जाना है। ओके, और इसके अलावा अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता दें। और जैसे कि कुछ का बच्चों का हो सकता है मैम कि कितने हमको अटैम्प्ट्स मिलते हैं। देखो फाउंडेशन के लिए लिमिटेड अटैम्प्ट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे क्या हो रहा है, आपने 2 अटैम्प्ट दे चुके हो और फिर भी आपसे जो है फाउंडेशन लेवल क्लियर नहीं हो रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग फिर आपको ड्रॉप कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 2 बार क्या करा, फाउंडेशन दिया, फिर भी क्लियर नहीं हुआ, तो एक तो आप क्या कर रहे हैं, अपने साल गंवा रहे हैं, ठीक है, साथ ही दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी गंवा रहे हैं। और जब आपसे 2 अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो फिर आपके लिए जो बाकी के 2 लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ पड़ने वाले हैं। तो इट्स बेटर कि अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो बच्चे उसको ड्रॉप कर दें। इसके अलावा स्कॉलरशिप होती हैं, वो आपको इंस्टीट्यूट की साइड से मिल जाएंगी, ठीक है। और बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि 11th-12th की जो बेसिक है उनको बहुत अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि वो जितना भी देखा जाए तो चाहे वो CA हो, CS हो, ICWA, MCOM, MBA, XYZ, कोई भी आपका कोर्स हो, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पर क्या होने वाला है, वो आपके लिए एक बेस का काम करेंगे। और बेस जितना शार्प होगा उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट्स होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।